नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत जांगेड़ आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में अपन शब्द युग्म पर चर्चा कर रहे थे और शब्द युग्म के पार्ट नंबर 2 को अपन ने देख लिया था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करते हैं युग्म शब्द के पार्ट नंबर 3 पर और सीधे सीधे अपने बिंदु पर चलते हैं। तो सुने दोस्तों, अपने पास शब्द आ रहे हैं जोड़ों के रूप में असन, आसन, आसन। एक जोड़ा ये है। अवशेष, अविशेष। एक जोड़ा ये है। अभिमान, अभिराम और अविराम। एक जोड़ा ये है। जबकि सत और सत, हलंत का अंतर है अहम, अहम और अहम, और अस्त्र और शस्त्र। इनके क्या क्या अर्थ होते हैं, इन पर अपन चर्चा करने वाले। तो सुने दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन असन की। तो असन, असन, असन मतलब भोजन। असन का अर्थ किससे लेंगे अपन? भोजन से। असन का अर्थ किससे लेंगे? भोजन से। जबकि आ रहा है आसन, तो भोजन किया जाता है किस पर? बिछोने पर, अर्थात बैठने का स्थान, या जो बैठने का बिछोना होता है वो, बैठने का स्थान या बिछोना। और फिर आता है आसन, अर्थात निकट या पास। देखो, 3 शब्द अपने पास आए हैं, ध्यान रखेंगे। असन का मतलब भोजन, जबकि आसन का मतलब बैठने का स्थान। जो बिछोना होता है वो बैठने का स्थान, अर्थात उसे अपन बिछोना कह सकते हैं या आसन अपन कह सकते हैं। जानते हो, आसन ऐसा होता है, बाज़ार में मिलता है, ऐसी दरी मिलती है, ऐसे वो लगे रहते हैं, ऐसे ये आसन होता है। तो हमने देखा है कि आसन का अर्थ भोजन होता है, जबकि आसन का बैठने का स्थान या जिसे अपन बिछोना के नाम से जानते हैं। और फिर तीसरा आता है आसन, अर्थात निकट, या जिसे अपन क्या कहते हैं? पास के नाम से भी जानते हैं। दूसरे शब्द पर चलते हैं। आता है अवशेष और अविशेष। देखो, अवशेष बचा हुआ है जो, अर्थात जिसे अपन शेष कह सकते हैं। तो हमने कहा बाकी। अवशेष अर्थात बचा हुआ, अर्थात बाकी। जबकि अविशेष, अविशेष, विशेष नहीं है जो, अर्थात जो विशेष नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सामान्य। तो 2 शब्द देखे, अवशेष बाकी, और अविशेष नहीं है जो विशेष, तो वो क्या है? फिर विशेष नहीं है तो सामान्य है। दोस्तों सुने, इसके बाद 3 शब्द आ रहे हैं अपने पास, अभी, अभी और अवि। देखो, अभिमान, जब अपन बात करते हैं अभिमान, उसके अभिमान आ गया, उसके पैसे का अभिमान आ गया, उसके संपत्ति का अभिमान आ गया, उसके विद्या का अभिमान आ गया। अभिमान आ गया मतलब क्या आ गया? अहंकार आ गया। देखो, क्या आ गया? अहंकार। अहम दनकार अहंकार, उसके क्या आ गया? अहंकार। अहम दनकार अहंकार। यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार मा में बदल जाता है। मतलब कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अपन पहले देख चुके हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कौन संधि? व्यंजन संधि। फिर आता है अभिराम। अभिराम, अभिराम का अर्थ किससे लेते हैं अपन? सुंदरता से लेते हैं, कि उसकी जो सूरत है वह अभिराम है। नैनाभिराम, नैनाभिराम अर्थात नैनों को सुंदर लगने वाली। तो अभिराम का मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर। देखो, अभिराम का अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर। और फिर तीसरा शब्द आ रहा है अविराम। अविराम, अविराम। अ का मतलब नहीं, अ एक उपसर्ग भी माना जाता है, अ एक अव्यय भी है। और जहाँ पर अ से शब्दों का स्टार्ट होगा, अ, अन आदि नहीं का अर्थ देने वाले उस शब्दों से जिसका प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर नए तत्पुरुष समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? नए तत्पुरुष समास। तो ये अविराम, अविराम, बिना विराम के, अर्थात जहाँ बिना विराम के होता है वो क्या हो जाता है? लगातार। वो क्या हो जाता है? लगातार। वो क्या हो जाएगा? लगातार। तो अपन ने कितने शब्द देखे? ये 3 शब्द देखे हैं। अभिमान देखा, फिर इसके बाद अभिराम देखा, और फिर इसके बाद अविराम देखा। तो अभिमान का अहंकार, अभिराम का सुंदर हो जाएगा, और अविराम का क्या हो जाएगा? लगातार, अर्थात न रुका हुआ, जो निरंतर है बिना विराम के। और जो बिना विराम के होता है वो क्या होगा? लगातार। आगे चलते हैं दोस्तों। शब्द आता है अपने पास सत और सत। देखो, एक सत जो है इसमें त पूरा है, जबकि ये जो त है ये स्वर रहित है, अर्थात हलंत से युक्त है। इन दोनों पर अपन चर्चा करते हैं कि किसका अर्थ तो किससे होता है, किसका अर्थ किससे होता है। देखो, सत, ये जो सत है इसका अर्थ तो लेते हैं अपन सात से, और ये जो सत है सत धन जन, ये देखो शब्द है अपने पास सत धन जन,
तो हमने बनाया इसका सज्जन। व्यंजन संधि का नियम कह रहा है यदि तद के बाद में चज टडल हो तो संधि करने पर तद बाद वाले वर्णों में बदल जाते हैं। तो त बदल गया ज में और शब्द क्या बन गया? सज्जन। सज्जन किसे कहते हैं? अच्छे व्यक्ति को कहते हैं। किसे कहते हैं? अच्छे व्यक्ति को। तो जन का मतलब व्यक्ति और सत का मतलब क्या हो गया? अच्छा। तो सत का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा। देखो तो बात समझ में आई होगी। सत का अर्थ सात है जबकि सत का अर्थ क्या हो गया? अच्छा। अब आगे चलते हैं, सुने। अहम, अहम और अहम, इन तीनों पर चर्चा करेंगे कि इन तीनों का अर्थ क्या है। अहम, उसे अहम हो गया है पैसों का। उसे अहम हो गया है किसका? पैसों का, मतलब अहंकार हो गया। अहंकार। फिर आता है अहम। संस्कृत की दृष्टि से देखें, अहम अर्थात मैं, अर्थात स्वयं के लिए आता है और इसे अहंकार के नाम से भी जान सकते हैं। और फिर तीसरा आता है अहम। उसने अहम कार्य किया है, वह मेरे लिए अहम है। अहम है, अहम का मतलब महत्वपूर्ण है। देखो क्या है? महत्वपूर्ण। देखो तो हम तीनों का अर्थ देख चुके हैं। अहम का अहंकार, अहम का मैं या अहंकार, और अहम का अपन ने किससे लिया? महत्वपूर्ण से लिया या प्रधान से लिया। फिर आता है अस्त्र और शस्त्र। इन दोनों पर चर्चा करते हैं। ये परीक्षा में बहुत सी बार पूछे गए शब्द हैं दोस्तों, जहाँ पर अपन को याद तो होता है, लेकिन याद होने के बावजूद भी जब ही एग्ज़ाम में बैठते हैं अपना दिमाग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि यार ये आएगा या ये आएगा। अब दोनों में चर्चा करते हैं, किस प्रकार से याद रखेंगे उस पर भी मैं आपको बताऊँगा। सुने। अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र एक चीज़ होती है, एक तो हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला और एक हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला। हाथ से जो भी चीज़ें फेंक कर जाएगी और वार करेगी वो किस में जल जाएगी? अस्त्र में। और हाथ में रहते हुए वार करेगी तो किस में जाएगी? शस्त्र में। तो देखो हमने कहा है कि अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ये क्या कहलाएगा? अस्त्र कहलाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा? अस्त्र। अस्त्र अपने पास नहीं रहेगा, चला जाएगा, और शस्त्र अपने पास रहेगा। हमने कहा हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार वो क्या कहलाएगा? शस्त्र कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे, लाठी जो है, तलवार जो है वह शस्त्र है। लाठी तलवार शस्त्रमस्ति, अर्थात लाठी और तलवार क्या है? शस्त्र। तो दोनों में से एक चीज़ याद करनी है कि शस्त्र क्या है? लाठी है। शस्त्र क्या है? लाठी है। तो हाथ में रहेगा जहाँ तक क्या है? शस्त्र है। हाथ से गया तो क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। तो अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र क्या हो जाएगा? हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। ये सारे के सारे हमने शब्द देखे हैं जो आपको बहुत आराम से समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। अगला शब्द है अपने पास जोड़ों के रूप में, एक है खुदा, खुदा, सागर, सागर, जगत, जगत, शौक, शौक, खैद, महिला, स्त्री, सुश्री और श्रीमती। इन पर विचार करेंगे। सुने। शब्द है अपने पास खुदा और एक है खुदा। खुदा अपन कहते हैं गड्ढा खोदो, अपन कहते हैं गड्ढा खोदो। तो खुदा का मतलब होता है खुदा हुआ। कोई भी चीज़ खुदी हुई है, खुदा हुआ। जैसे खड्डा खुदा हुआ है, वो खुदा हुआ। फिर आता है खुदा, यदि नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता, तो फिर ये खुदा या खुदा रहम बख्श, मतलब ईश्वर है। ईश्वर है खुदा, ईश्वर। तो खुदा मतलब खुदा हुआ है, जो जैसे पहाड़ खुदा हुआ है, पहाड़ खुदा हुआ है, और खुदा ईश्वर। दोनों में अंतर पता लग गया। फिर आता है सागर और सागर। देखो एक तो है सागर और एक है सागर। दोनों में क्या अंतर है? ये बिना नुक्ते के हैं जबकि ये नुक्ते वर्ण के साथ आया हुआ है। अब दोनों में क्या अंतर होता है? सुने। देखो सागर यदि बिना नुक्ते वाला आया तो फिर अपन चर्चा करेंगे किसकी? समुद्र की। तो फिर अपन किसकी चर्चा करेंगे? समुद्र की। लेकिन सागर यदि नुक्ते वाला आ गया तो फिर क्या बन जाएगा? प्याला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्याला। और प्याले में क्या आ गया? लड्डू। ध्यान रखना है कैसे भी कि सागर के नीचे यदि लड्डू है
तो लड्डू हमेशा प्याले में ही रखा जाएगा, तो फिर क्या बना ये प्याला। सागर में लड्डू है तो प्याला है, और सागर में लड्डू नहीं है तो सीधा क्या है, समुद्र है, जिसे अपन सागर भी कहते हैं। फिर आता है जगत और एक जगत। देखो जगत है, जगत है, जगत और जगत, एक स्वर रहित है और एक स्वर से युक्त है। दोनों में क्या अंतर है, सुने। जगत, जगत, जगत का मतलब लेते हैं अपन कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा। कुआं तो जानते ही हो, कुआं जो होता है उसके ऊपर जो जगह होती है जहाँ पर खड़े होकर पानी खींचा जाता है, वह जो स्थान होता है उसे अपन जगत के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि जगत शब्द में हलंत लग जाएगा तो फिर यही जगत क्या बन जाएगा, संसार बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, संसार। हमने कह दिया कि संसार एक दूसरे के बिना क्या है, आधा है। संसार एक दूसरे के बिना क्या है, आधा। तो आधा क्या है, संसार किसके बिना, एक दूसरे के बिना क्या है, आधा। तो जगत क्या हो गया, आधा, आधा होते क्या बन गया, संसार बन गया। तो ध्यान रखेंगे कि यदि जगत स्वर रहित नहीं है, स्वर से युक्त है तो कुएं का चबूतरा है, लेकिन यदि स्वर रहित होगा तो क्या बनेगा, सीधा संसार बन जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं एक एक चीज़ को बहुत आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में भी याद रहे दोस्तों। सुने, फिर इसके बाद आता है शोक, शौक और खेद। तीन शब्द आ रहे हैं अपने पास, शोक होता है, शौक होता है और फिर एक होता है खेद। शोक किसे कहते हैं, शोक देखो, वह शोक मनाने गया, वह शोक में डूबा हुआ है, हम शोक में बैठने गए। शोक मतलब दुख है, दुख, शोक। शोक संदेश नाम सुना होगा आपने, ऐसा संदेश जो शोक का है। किसके शोक का, किसी के मरने के उपरांत। सुने देखो, तो हमने कहा शोक मरने पर प्रकट दुख जो होता है, मरने पर प्रकट दुख, ये क्या कहलाएगा, शोक कहलाएगा। लेकिन यदि इसी शोक शब्द में डबल मात्रा लगा दी जाए तो फिर ये क्या बन जाता है, शौक बन जाता है, जिसे अपन आदत कह सकते हैं, जिसे अपन चाव कह सकते हैं। उसे चस्का लग गया, उसे चाव लग गया, उसकी आदत हो गई किसकी, मोबाइल से खेलने की, घूमने फिरने की, बातें करने की, दूसरों का अपमान करने की। ये उसे क्या हो गया, शौक, चाव लग गया। तो शौक का अर्थ किससे लेंगे अपन, चाव से लेंगे। किससे लेंगे अपन, चाव से लेंगे। लेकिन यदि इन दोनों शब्दों को छोड़ दिया जाए और तीसरे शब्द पर यदि बात की जाए तो तीसरा शब्द आ रहा है अपने पास, खेद। मैं कहता हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैं सही समय उपस्थित नहीं हो पाया। मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया। मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाया। मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैं सफल नहीं हो पाया। ये जो शब्द है ये खेद है, मतलब दुख है लेकिन सामान्य दुख। तो इस खेद का अर्थ किससे लेंगे, सामान्य दुख से लेंगे। अब दो चीज़ समझ में आई होगी आपके, एक तो है दुख और एक है दुख, लेकिन ये मरने पर प्रकट दुख है और ये सामान्य दुख है। तो सामान्य दुख होगा तो खेद है, लेकिन यदि मरने पर प्रकट दुख है तो क्या है, शोक। और इसी शोक के यदि एक मात्रा और लगा दी जाए तो फिर ये क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। एक बार से यदि क्रिया दो बार हुई तो फिर वो आदत में बदलेगी और चाव में बदलेगी। तो एक मात्रा से कितनी मात्रा होगी, दो, तो क्या बन गई, आदत बन गई। बात समझ में आई दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। सुने, शब्द है महिला और स्त्री। ये ऐसे शब्द है जिन पर अपन ने कभी ध्यान दिया ही नहीं, इन पर चर्चा करेंगे। कभी ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल सी बातें क्या होते हैं ना, जानते हैं ना, लेकिन हकीकत में ये हिंदी है, यहाँ पर प्रत्येक शब्द का अर्थ ही अलग अलग होता है मेरे दोस्तों। लगता है अपन को दोनों एक ही है, लेकिन हकीकत में एक नहीं है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लगता है एक ही तो है सिक्का, लेकिन इस साइड में अलग है और इस साइड में अलग है, क्योंकि जो दिखते हैं वो होते ही नहीं है और जो होते हैं वो दिखते ही नहीं है। हकीकत ऐसी है। सुने दोस्तों, कैसे, महिला और स्त्री में क्या अंतर है। सुने, महिला किसे कहेंगे, नारी को कहेंगे, और स्त्री भी किसे कहेंगे, नारी को कहेंगे। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, ऐसी नारी जो सर्वगुण संपन्न है, ऐसी नारी जो सर्वगुण संपन्न है वो तो महिला कहलाएगी, और जो सामान्य नारी होगी वो क्या कहलाएगी, स्त्री कहलाएगी। अब बात आ रही होगी सर नारी ही तो है, लेकिन एक सर्वगुण संपन्न है और एक क्या है, एक सामान्य नारी है। दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सर्वगुण संपन्न होती है, जो दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकती है, सबका सम्मान करती है, परिवार को साथ लेकर चलती है, वो सर्वगुण संपन्न नारी जो साक्षात लक्ष्मी होती है, वो महिला सर्वगुण संपन्न नारी, सर्वगुण संपन्न नारी, ये क्या है, महिला। जबकि सामान्य नारी क्या कहलाएगी,
सामान्य नारी, ये क्या कहलाएगी? स्त्री कहलाएगी। बात समझ में आई? और देखते हैं इसके बाद अपने पास शब्द आता है सुश्री और एक आता है श्रीमती। सुश्री, सुश्री और श्रीमती, मती है किसी की, श्रीमती, श्रीमती। देखो सुने, सुश्री लगाते हैं अपन नाम के आगे कब? जहाँ तक विवाह नहीं होता है, और जो ही विवाह हो जाता है वह किसी की क्या बन जाती है? श्रीमती बन जाती है। मतलब विवाह नहीं है तो ये अविवाहित है, और विवाह हो गया तो ये क्या है? विवाहित। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सुश्री अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री सुश्री कहलाएगी। शादी नहीं हुई जहाँ तक अविवाहित स्त्री है तो सुश्री, और यदि शादी हो गई तो फिर वो क्या कहलाएगी? विवाहित स्त्री कहलाएगी, विवाहित स्त्री कहलाएगी। देखो तो सुश्री अविवाहित स्त्री है, जबकि श्रीमती किसे कहेंगे? विवाहित स्त्री के नाम से जानी जाती। ये सारे के सारे शब्द, एक एक शब्द पर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों आपके सामने, बहुत ध्यान से देखते रहें। अब यदि आपको ये सारी की सारी बात समझ में आई हो और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ही लें, ताकि आगे भी आपके ये काम आ सके। सुने, शब्द आ रहे हैं अपने पास जोड़ों के रूप में, कैसर और केसर। दोनों में अंतर, कैसर केसर, चषक चषक, जुआ जुआ, आरंभ प्रारंभ, तोष तोष, खल और खलु। बोल के बताने का मतलब इनका सही उच्चारण बताना था दोस्तों। अब सुने क्या क्या अंतर होता है। केसर, यदि अपन केसर की बात करते हैं दोस्तों तो शब्द आता है अपने पास केसर। सब जानते हैं जो गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए या शरीर में गर्मी प्राप्त करने के लिए काम में ली जाती है। सुने, केसर सुगंधित पदार्थ के नाम से जिसे जाना जाता है, सुगंधित पदार्थ। बाकी इसके उपयोग क्या क्या हैं ये आपको आराम से सबके बारे में जानकारी है। और फिर आता है केसर, दूसरा केसर, सीधा अर्थ लेंगे शेर की गर्दन के बाल। शेर की गर्दन के बाल जो होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? केसर के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में अंतर है। यदि सलगम वाला आता है जिसे अपन सीधा क्या कहेंगे? तालव्य सकार आता है तो फिर ये सुगंधित पदार्थ होगा। तालव्य सकार तो सुगंधित पदार्थ है, लेकिन यदि दंत्य सकार है तो फिर क्या हो जाएगा? शेर की गर्दन के बालों को केसर के नाम से जाना जाता है। आगे सुने, अपने पास शब्द आ रहा है चषक और एक है चषक। देखो चषक, चषक, चषक मतलब यूँ कहें यदि अपन इस चषक की बात करेंगे तो फिर चषक क्या बनेगा? प्याला। चषक ये क्या है? प्याला। जबकि ये चषक जिसे अपन देसी भाषा में बोल सकते हैं उसे चस्का लग गया। उसे क्या लग गया? चस्का लग गया। मतलब अपन क्या कहेंगे? उसकी क्या लग गई? आदत लग गई। चषक, तो ये चषक तो है प्याला, जबकि ये चषक आ जाए तो क्या हो जाएगा? आदत। उसे चस्का लग गया, उसे आदत लग गई इधर उधर होते फिरने की या घूमने की। देखो तो चषक प्याला है, जबकि चषक क्या हो जाएगा? आदत। आदतें अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, वो आप साइकोलॉजी में पढ़ते ही हैं। सुने, इसके बाद आता है अपने पास जुआ और जुआ। देखो केवल मात्रा का अंतर है, एक में छोटी मात्रा और एक में बड़ी मात्रा। क्या अंतर है मूल रूप से उस पर चर्चा करते हैं। सुने, जुआ की यदि बात करेंगे तो जुआ जो एक खेल होता है, द्युत क्रीड़ा जिसे अपन बोलते हैं, द्युत क्रीड़ा, जुआ द्युत क्रीड़ा के नाम से जिसे जाना जाता है। ये जुआ जानते हो महाभारत में खेला गया था जुआ, वो जुआ। और फिर आता है एक जुआ, इसे बोलते हैं जुआड़ा, जुआड़ा जिसे अपन सीधा कह सकते हैं जूड़ा। क्या कह सकते हैं? जूड़ा। जूड़ा जानते ही हो कि जो बैलगाड़ी होती है तो बैल के कंधों पर जो लकड़ी रखी जाती है बैलों को जोतने के लिए, वो कहलाता है क्या? जुआ या जुआड़ा, जिसे अपन जूड़ा के नाम से जानते हैं। तो बैलगाड़ी में बैलों को जोतने के लिए जो ऊपर रखी जाने वाली लकड़ी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जूड़ा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई होगी दोस्तों अच्छे से। जुआ की बात करेंगे तो द्युत क्रीड़ा मानी जाएगी, जबकि जुआ की बात करेंगे तो जिसे अपन जुआड़ा के नाम से जानते हैं, जूड़ा कह सकते हैं। या सीधी बात करें तो बैलगाड़ी में बैलों को जोतने के लिए उनके कंधों पर रखी जाने वाली जो लकड़ी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? जूड़ा के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं।
एक शब्द आ रहा है आरंभ और एक शब्द आ रहा है प्रारंभ। ये शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे पूछते भी है कि सर आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है। बात तो यही है, हमने किसी कार्य का आरंभ किया, हमने किसी कार्य को प्रारंभ किया, ऐसे कह तो देते हैं अपन, हमने आरंभ किया है, हमने प्रारंभ किया है, बस कहते ही हैं। लेकिन हकीकत में आरंभ का प्रयोग कौन से स्थान पर करना चाहिए और प्रारंभ का प्रयोग कौन से स्थान पर करना चाहिए, उस पर आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले इनके अर्थ पर चर्चा करते हैं और फिर विस्तार से मैं आपको समझाता हूं। सुने, आरंभ और प्रारंभ दोनों में क्या अंतर है। आरंभ और ये जो शब्द है इसमें प्र उपसर्ग लग रहा है और प्र धन आरंभ से क्या हो जाएगा, प्रारंभ। अब देखो, प्र का मतलब होता है विशेष, आगे, पहले, विशेष, और आरंभ सामान्य। अब देखो, दोनों में केवल एक अंतर है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे और शुरुआत दोनों में होगी। लेकिन फिर ऐसा क्या अंतर है, तो हमने कहा यदि किसी कार्य को केवल सामान्य ढंग से शुरू किया जाए तो वो कहलाएगा आरंभ, लेकिन किसी कार्य को विशेष ढंग से शुरू किया जाए तो क्या कहलाएगा, प्रारंभ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, प्रारंभ कहलाएगा। कैसे, जैसे मैं कह दूं कि एक हलवाई की दुकान है और हलवाई काम करता है और उसने समोसे बनाना प्रारंभ किया। यदि वो समोसे अपने घर पर बना करके और फिर गली गली में बेचता है तो उसने कार्य को प्रारंभ किया, उसने कार्य को शुरू किया है। लेकिन वो उसकी केवल कौन सी शुरुआत थी, सामान्य शुरुआत थी, क्या कहलाया, आरंभ। लेकिन उसने बहुत अच्छी सी दुकान लेकर के फर्नीचर करवा के 4 नौकर रख के और उसने दुकान पर समोसे बनाकर वहाँ से उसने कार्य का प्रारंभ किया, अपने व्यापार को प्रारंभ किया। तो उसने इतना बड़ा जो आयोजन किया, यह विशेष शुरुआत है। तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी कार्य को सामान्य रूप से शुरू करते हैं तो आरंभ है और विशेष रूप से शुरू करते हैं तो क्या कहलाएगा, प्रारंभ कहलाएगा। मुझे लगता है आपके बात दिल तक पहुंच चुकी हुई है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो सुने, आरंभ और प्रारंभ, हमने कहा आरंभ मतलब सामान्य शुरुआत, किसी भी कार्य की क्या है, सामान्य शुरुआत क्या कहलाएगी, आरंभ। जबकि विशेष शुरुआत, विशेष शुरुआत क्या कहलाएगी, प्रारंभ कहलाएगी। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। सुने, एक शब्द है अपने पास तोष और एक शब्द आ रहा है अपने पास तोष। देखो, तोष हम कहते हैं ना, अरे अब तो संतोष कर, अरे अब तो संतोष कर, खूब खा लिया तूने, अब तो संतोष कर, खूब कमा लिया अब तो तूने संतोष कर, खूब पढ़ लिया अब तो तूने संतोष कर। संतोष, 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 वही संतोष है ये, समधन तोष, संतोष। तो हमने कहा इस तोष का अर्थ अपन किससे लेते हैं, डायरेक्ट संतोष से लेते हैं। जबकि दूसरा शब्द आ रहा है तोष, इस तोष का अर्थ लेंगे अपन हिंसा से, हिंसा। इस तोष का अर्थ अपन किससे लेंगे, हिंसा से। और यही बात करें तो अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी थे, अहिंसा। तो तोष का संतोष और तोष हिंसा से लिया जाता है। इसके बाद 2 शब्द आ रहे हैं अपने पास, खल और खलु। देखो, एक है खल और एक क्या है, खलु। दोनों में अंतर है। खल जिसे अपन दुष्ट कह सकते हैं, जिसे अपन शत्रु कह सकते हैं, दुश्मन जिसे कह सकते हैं दोस्तों, और एक है खलु। खलु डायरेक्ट, निश्चय, निपात, अर्थात अवश्य ही। देखो, तो खल हमने कहा शत्रु या यूं कहें दुष्ट, लेकिन खलु का मतलब निश्चय, बिल्कुल अवश्य जिसे अपन कह सकते हैं, या यूं कहें निपात, कंप्लीट, निश्चित। जहां किसी चीज़ का निश्चित हो जाना है वही क्या है, खलु है। और खल का अर्थ अपन किससे लेते हैं, शत्रु या दुष्ट से लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने एक एक शब्द को आपके सामने विस्तार से रखा है। आशा करता हूँ बात समझ में आपके बहुत अच्छे से आ रही होगी। यदि बात समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। हो गया दोस्तों। तो ये अपन ने क्या देखा, इतने सारे शब्दों को अपन ने देखा है और ये देखे अपन ने युग्म शब्द, और युग्म शब्द का पार्ट नंबर अपन ने 3 देखा। चलते हैं दोस्तों, आज की कक्षा अपने यहीं तक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, बहुत जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा। दोस्तों, कुछ व्यस्तता के कारण मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो कुछ दिनों की ही बात है, केवल 10-5 दिन की ही बात है। मैं बहुत व्यस्त होने के कारण डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इस वजह से आपको बहुत समस्या आ रही होगी। लेकिन केवल 10-12 दिन की ही बात है। 10-12 दिन के बाद में मैं थोड़ा व्यस्तता से निकल जाऊँगा, तो उसके बाद में आपके सामने लगातार वीडियो लेकर आऊँगा। तो हो सकता है इन 10-12 दिनों में मैं 2 दिन छोड़कर या 1 दिन छोड़कर आपके सामने वीडियो डालूँ।
या वीडियो अपलोड करूं। दोस्तों, जो ही 10-12 दिन के बाद में व्यस्तता समाप्त हो जाएगी तो मैं बहुत जल्दी आपके सामने ऑनलाइन आने का भी प्रयास करूंगा। इस बीच यदि मुझे समय मिला तो मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन आकर एक बार आपसे कम से कम रूबरू हो पाऊं। जहां तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।